तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब आ गए हैं और तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन इसमें सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है कांग्रेस, जो सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। हालांकि चेहरा तो तेजस्वी यादव थे महागठबंधन के, और वो भी गिरते पड़ते सिर्फ उस आंकड़े तक पहुंच पाए हैं जहां से वो नेता प्रतिपक्ष फिर से बन सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कांग्रेस की, क्योंकि बिहार के निकले हुए नतीजे बंगाल, तमिलनाडु और असम तक भी प्रभावित करने वाले हैं। और इसको जानने समझने की कोशिश में हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह। सर, थैंक यू। सबकी बात तो हो चुकी है लगभग। आप भी सुबह से 6 बजे से लगातार नतीजे देख रहे हैं। एक टिप्पणी आपकी चाहता हूं इस पूरे नतीजे पर। नहीं, ये तो टिप्पणी क्या, ये बड़ा डिजास्टर है। अगर एक शब्द में कहूँ तो जैसे फिल्म का रिव्यू करते हैं ना, कोई फिल्म शुक्रवार को रिलीज होती है, दो रोज बाद आपको रिव्यू देखने को मिलती है। इसका रिव्यू तो आज ही हम कर सकते हैं कि इट्स एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। पता नहीं क्या सोच करके इसकी किस तरह से पटकथा लिखी गई थी। प्रोडक्शन भी ज़ीरो, डायरेक्शन भी ज़ीरो, स्क्रिप्ट भी ज़ीरो, गाने भी ज़ीरो, सारा प्लॉट ज़ीरो। मतलब मल्टी लेवल पे एरर साफ दिखता है। आखिरी वक्त तक अविनाश, आपको याद है, हम और आप यही सोच रहे थे कि कोई तो बता दो कि कौन कितनी सीटें लड़ रहा है। यही तय नहीं था, लिस्ट ही कोई नहीं है। आखिरी वक्त तक यही तय नहीं। उसके बाद एन केन प्रकेण किसी तरह आरजेडी आप पर दबाव डालती है और उसके बाद आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही वो सीएम का चेहरा डिक्लेयर हो जाते हैं, चुनाव प्रचार में उनके जैसे पांव में चक्र लग जाता है। लेकिन कितना करीब आ गए थे हम चुनाव के फर्स्ट फेज के? ऑलमोस्ट करीब थे, ज्यादा दिन नहीं बचे थे, 10 दिन 11 दिन, चलो इतना। उसके पहले क्या कर रहे थे? एक नॉमिनेशन में मैंने उनको जाते हुए नहीं देखा था। ठीक है, उसके बाद तीसरा फैक्टर परिवार के अंदर का झगड़ा जो खुलकर आया था, जिसमें मेरी और आपकी चर्चा भी हुई थी। अब आप ये बताइए कि उसके बाद एलाइज में आपस में फ्रेंडली फाइट और फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है। अरे मान लीजिए, चलो मैं मान लेता हूँ फॉर आर्ग्यूमेंट से कि फ्रेंडली फाइट में भी जो जीता वो अलायंस में ही रहता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। इसके बाद आप बताइए कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को लेकर के जब मुकेश सहनी का नाम आप डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर एक और बाहर से तो जो आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है पॉलिटिकल, वो दूसरी बात है। आंतरिक दबाव फिर से आपके ऊपर कि भाई बाकी समुदायों का क्या, मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया, इनको क्यों छोड़ दिया, उनको क्यों छोड़ दिया। तो कभी भी वेल थॉट ऑफ स्ट्रैटेजी थी नहीं। और जब वेल थॉट ऑफ स्ट्रैटेजी थी नहीं, तो वो आपने नतीजों में देख लिया कि उसका हश्र ये हुआ कि स्ट्रैटेजी थी नहीं, तो ले करके ट्रे में क्या जाएं, लोगों से किन मुद्दों पर वोट मांगे। मुझे लगता है कि बिल्कुल ही गलत समझ पाए। इनको समझ में ही नहीं आए कि धरातल में किन मुद्दों को लेकर के जाया जाए। एसआईआर को ले जाओ, इसको ले जाओ, उसको ले जाओ। प्रधानमंत्री से पूछो कि गुजरात को क्या दिया और बिहार को क्या दिया। अब आप बोल रहे थे जनता को कि जनता मोदी जी से पूछिए। जनता ने उसी मोदी जी और नीतीश जी में ऐसा भरोसा दिखाया कि आपका सुपड़ा ही साफ हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा कमजोर मैंडेट इस बार आया है 2010 के बाद। नहीं, 2010 के बाद मैं सुबह से सुन रहा हूँ 2010 छोड़ दो ना। 2014 में नरेंद्र मोदी केंद्र में आए थे। 2014 के बाद मैं कहता हूं पहली बार पिछले तकरीबन एक दशक से ज्यादा ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जिसको बार बार डबल इंजन इस डबल इंजन सरकार में तो पहली बार ऐसा हुआ है। इतना डिजास्टर्स रिजल्ट मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी के केंद्रीय परिदृश्य में आने के बाद पहली बार झेलना पड़ा। और वो भी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे मजबूत विपक्ष का चेहरा है। हम और आप कितनी बार बात करते हैं कि रोकने का मादा किसी में है तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। ये हश्र कर दिया तेजस्वी यादव। लेकिन अब इससे तेजस्वी से थोड़ा आगे निकलते हैं। मैं आपसे पर्टिकुलर कांग्रेस को समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को कवर भी किया है। लंबे समय तक आप कांग्रेस की कार्यशैली से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। यहां क्या हुआ है बिहार में? 6 सीटें, पिछली बार 19 थी, इस बार 6 सीटें। अब मुझे तो मतलब विश्लेषण का है, मैं और तुम साथ में बैठ करके ये देखेंगे कि मुसलमानों ने कितना वोट डाला। मतलब आप उन लोगों को अगर इकट्ठा रखने में सफल नहीं हो पाते हैं, जिनको फिर भी हम मान के चलते थे जो लोग आपको वोट डालेंगे ही डालेंगे, तो ये तो बड़ी दयनीय स्थिति है। कांग्रेस के साथ मुझे लगता है कि जो इशू है वो आहिस्ता आहिस्ता करके दीमक की तरह इसको खाता जा रहा है। इसकी लीडरशिप कोई बोलता नहीं है। मुझे लगता है कि इट इज हाई टाइम, इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट।
क्योंकि देखिए बीजेपी जिस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, बिल्कुल 14 तारीख है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता निर्विवाद नेता के तौर पर जाने गए और उस दिन ये 95वीं हार गिना रही है बीजेपी। देखिए ऐसा है कि अगर नेता, मेरा ऐसा मानना है, अगर नेता को ये समझ है कि वो लोगों की नफ्स पकड़ना जानता हो और उसको ये समझ हो कि कौन से मुद्दे वाकई इस राज्य या केंद्र स्तर पर लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, जो उनसे जुड़े मुद्दे हैं उन्हीं को, तो क्या होता है ना, वो अपने एडवाइजर्स के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते हैं। ये आरजेडी पे भी लागू होता है। चलिए मेरे जबान से ऐसी बात निकली, अब आज का आरजेडी का जो रिजल्ट आया है, जो आरजेडी कांग्रेस पे आ जाता हूं मैं, वो तो साफ रिफ्लेक्ट करता है जिस संजय यादव पर आप डिपेंडेंट थे, जिसको लेकर के कहा जाता था कि पूरा एकदम ऐसा वर्चस्व खड़ा कर दिया तेजस्वी यादव का कि वो आरजेडी जो एक समय लालू यादव के चेहरे पे जानी जाती थी, अब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के चेहरे पे जानी जाती है। उन पर इस तरह का आरोप लगना कि अब कोई नेता उनसे मिल ही नहीं सकता बिना संजय यादव के थ्रू गए हुए, वो संजय यादव जिनको चाणक्य तक कहा जा रहा था आरजेडी का, वो क्या हश्र हुआ। यही चीज कांग्रेस के साथ भी दिक्कत है। गांधी परिवार, मुझे लगता है खास करके राहुल गांधी, उनको सही फीडबैक देने वाले राजनीतिक सलाहकार है ही नहीं, अगर मैं उनको आइसोलेट कर भी दूं। लेकिन हम आइसोलेट करें क्यों? मैं फिर कह रहा हूं, यही जो मैं आपसे कह रहा हूं कि नेता, अगर लीडर खुद सूझबूझ वाला हो, उसे खुद ये समझ हो, तो वो अपने, अगर उनके पास कोई फीडबैक गलत भी आ रहा है ना, तो उसको फिल्टर करना जानता है। उनको पता है कि यस बिल्कुल कि आप ये क्या बात लेकर के आ रहे हैं, आप लोग को धरातल की समझ नहीं है, असल में इन मुद्दों को नहीं, इन मुद्दों को उठाओ, तब जाकर के हमको बिहार में फायदा होगा या इन राज्यों में फायदा होगा, उन राज्यों में फायदा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप की क्राइसिस है। लीडरशिप, वो कहते हैं ना एस्ट्रे, मतलब कि दिशाहीन हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किन मुद्दों को उठाएं। आप देखो संविधान, दलित, अब ये कहां से फिर अडानी, मोडानी, अब आप SIR और जहां जा रहे हैं वहां आप मुंह की खा रहे हैं। महाराष्ट्र आप ऐसा हार जाते हैं कि लोगों को अचंभित कर देते हैं। मध्य प्रदेश आप ऐसा हार जाते हैं कि आप लोगों को चौंका देते हैं। हरियाणा आप ऐसा हार जाते हैं कि लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि आप ही लोगों को ओनली यू पीपल नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। तो ये मुझे लगता है बहुत सिवियर क्राइसिस है। कांग्रेस, अब तो मुझे लगता है कि यार अब ये कहना भी शायद बहुत देर हो गई है कि एड्रेस करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, उसका वक्त भी शायद गुजर चुका है। अब तो आप लीडरशिप चेंज के बारे में सोचे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं है। बिहार तक तो पता ही था कि बिहार में सबसे छोटी पार्टी आप ही हैं। बिहार में तो आप एक अलायंस पार्टनर भर हैं। आपके सामने तो पूरा देश है ना। आप सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करते हैं। अगले साल फिर 3 चुनाव हैं। वेस्ट बंगाल, जहां आप ही से टूट करके निकली हुई पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी TMC जो लीड कर रही है। तमिलनाडु में चलिए आप पैर नहीं जमा पाए, और असम में आप ही का आदमी आपको इतनी लंबी चुनौती दे रहा है। इससे कैसे निपटेगी पूरी कांग्रेस? नहीं, ये तो देखिए, ये फिर से वही है ना, लीडरशिप क्राइसिस, लीडरशिप का एटीट्यूड का प्रॉब्लम। ये मैं कई बार कह चुका हूं कि ये बड़ा कन्वीनियंट होता है कि आप अपने हाई पेडेस्टल पे बैठ के हर किसी को बोल दें कि जो आपको छोड़ के गया है वो सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट में गए, वो सारे के सारे जो हैं वो बड़े सेल्फिश लोग थे। एक आप ही महात्मा है। ममता बनर्जी भी वही थी, हेमंत बिस्व शर्मा भी सेल्फिश इंटरेस्ट में छोड़ के गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसीलिए छोड़ के गए, जितिन प्रसाद भी इसीलिए छोड़ के गए, RPN सिंह इसीलिए छोड़ के गए, जितने लोग आपको छोड़ के गए, बाकी सारे गए गुजरे लोग थे, एक आप ही महात्मा। ये बिल्कुल गलत है। इस सोच से अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर कोई इलाज नहीं है। ममता बनर्जी, आप कभी UPA लेफ्ट की गवर्नमेंट थी तो एक ही गवर्नमेंट को लेफ्ट आउटसाइड से सपोर्ट कर रहा है। ममता बनर्जी उसी सरकार में शामिल है। हर चुनाव में ये डिबेट होता है कि CPM के साथ जाएं कि तृणमूल के साथ जाएं, CPM के साथ जाएं कि तृणमूल के साथ जाएं। फिर आप हर में चले जाते हैं लेफ्ट के साथ और ममता बनर्जी को एलिनेट कर देते हैं, जो कि बड़ी पार्टनर है। आपको अभी ये क्लियर ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं तुमको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं तुमको दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि प्रियंका गांधी वॉज इंसिस्टिंग कि हमें सिर्फ इतने नंबर ऑफ सीट लड़ने चाहिए। जाने किसने क्या समझा दिया राहुल गांधी जी को, और सारी की सारी सीट हम लड़ेंगे। उसमें क्या होता है, आपको जब तक आपका संगठन वहां पर है ही नहीं इतना मजबूत, तब तक अगर आप सूझबूझ वाली, समझदार, रीजनेबली क्लेवर अलायंसेस नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? और वो भी बंगाल जैसा स्टेट जहां पर मतलब इतनी हाई एंड माइटी लीडर को आप मंच पे, तुम्हें याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त कैसे मंच पर जाकर के राहुल गांधी ने क्या क्या बोला कि जैसे कॉम्प्रोमाइजेस वो करती हैं वैसे मैं कभी नहीं करूंगा। तो आपको क्लैरिटी नहीं है। तो जो नतीजा बिहार में आपने झेला है वही नतीजा, भगवान ना करे, अगर इन्होंने अपना कोर्स करेक्शन नहीं किया तो बंगाल में भी भुगतना पड़ेगा और असम में भी भुगतना पड़ेगा। कोर्स करेक्शन करते हुए दिखते हैं क्या? क्योंकि आप लंबे समय से ये देख रहे हैं। मैं इसीलिए समझना चाहता हूँ कि जैसे लीडरशिप चेंज की बात हो रही है, राहुल गांधी नहीं तो कौन?
खड़गे आए, दलित का चेहरा सामने आगे किया, यहाँ भी बिहार में आपने राजेश राम को दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और इसके बाद भी जब डिप्टी सीएम अनाउंस करने की बारी आई तो सिर्फ मुकेश सहनी की तरफ चले गए, अपना नेता नहीं कर पाए। और सीएम भी अनाउंस करना था तो किसने किया? अशोक गहलोत, जो हारे हुए मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी ये काम करते तो शायद ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा होता। देखिए, ऐसा है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करना, और ये हो सकता है कि पहले भी जिन जिन स्टेट्स में इस तरह की का वक्त आया है, कोई ज़रूरी नहीं कि सेंट्रल लीडरशिप जा कर के बैठती हो। राहुल गांधी की अपनी व्यक्तिगत सोच या नीति को ये मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि नहीं, आदमी सोच ठीक रहा है। मेरा ये कहना है कि तुम्हारी सोच अच्छी हो सकती है, तुम्हारी नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन कोई अच्छी नहीं है। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, लेकिन उस जिस स्टेट के चुनाव में जा रहे हो उसके संदर्भ में वो नीति शायद ठीक नहीं है। ये कौन समझाएगा उनको कि आपको ग्राउंड पर जाकर के समझने की जरूरत है कि वहां के इश्यूज क्या हैं। वहां के इश्यूज ही आप नहीं समझेंगे तो आप इन्हीं चीजों में उलझे रह जाएंगे। कोर्स करेक्शन, देखिए ऐसा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आपने नाम लिया कि उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन क्या मुझको और तुमको ये बात नहीं पता है कि डिस्पाइट उनके अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को पीछे से चला कौन रहा है? निश्चित तौर हु इज द सुप्रीम लीडर ऑफ द पार्टी? ये नहीं पता है। तो खड़गे ने खुद बोल दिया ना कि भाई पार्टी आला कमान तय करेगा कई मुद्दों पे। अब आ जाते हैं हम सुप्रीम लीडर पे। अगर एक लीडर आपका पिछले कई सालों से वैसे एक्सपेक्टेड परिणाम नहीं दे पा रहा है जैसा कि एक्सपेक्टेड है प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी ग्रैंड ओल्ड पार्टी से, तो मैं कहता हूं अगर आप अभी भी गांधी परिवार के अंदर ही रखना चाहते हैं तो एक लास्ट गांधी आपके पास प्रियंका गांधी है, उस बंद मुट्ठी को भी आजमा करके देख लो। एक बार आप फुल कमांड देंगे तब मैं और तुम यहाँ बैठ करके उनको भी क्रिटिसाइज कर सकेंगे कि उनको भी दे दिया और वो कुछ नहीं कर पाई। अगर नहीं कर पाती हैं, कर दी तो डूबते को तिनके का सहारा। आपने जब G23 जो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आपको याद होगा, उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। उस बैठक के अंदर राहुल गांधी जाते हैं और कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि ना तो मेरी माँ, ना मैं, और ना ही मेरी बहन का नाम लेना। यू स्पीक फॉर योर सेल्फ। चलिए, आपने अपनी माँ के बारे में बोल दिया, आप अपनी बहन के बारे में क्यों बोल रहे हो? अब आ जाइए, वाई ओनली बहन, वाई ओनली अ गांधी। देखिए, कई कांग्रेस पार्टी को जैसा आप कह रहे हैं, इतने सालों से कवर करने के बाद अविनाश, मेरा अनुभव ये है कि ये पार्टी इंटैक्ट तभी रह सकती है, कांग्रेस 20 कांग्रेस में नहीं बढ़ सकती है अगर ऊपर एक गांधी हो तो। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि राजीव गांधी की मौत और सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में कई हिस्सों में टूटी थी कांग्रेस, सबने देखा। अभी भी टूट सकती है, टूट ही जाएगी, मेरा अनुभव ये कहता है। चलो मैं मान लेता हूँ एक पॉपुलर नोशन होगा कि आशीष ये गलत कह रहे हैं, आशीष भी गांधी परिवार के वो हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपने अनुभव के बारे में। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप प्रियंका गांधी को भी साइड कर दें, तो भाई किसी भी दूसरे मजबूत लीडर को आप, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जब टर्म खत्म होगा आप लेकर के आएंगे तो उनको इंडिपेंडेंस दीजिए, उनको उनके मन मुताबिक पार्टी को चलाने दीजिए। जैसे वो संगठन को हर चीज में आप इंटरफेरेंस भी करेंगे, मुद्दे भी आप ही डिसाइड करेंगे, कैंपेन्स को आप ही लीड करेंगे, और उसके बाद चुनाव के वक्त के आखिरी वक्त तक ये पता ही नहीं होगा कि कितनी सीट आपकी पार्टी लड़ रही है, कितनी सीट आपके अलायंस पार्टनर्स लड़ रहे हैं, कौन सीएम का चेहरा होगा, कौन। अरे भाई, तो सब कुछ तुम तय कर रहे हो, तो जो डिजास्टर हो रहा है उसको ओन अप करो, ओन करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे कोर्स करेक्शन होता हुआ दिख नहीं रहा। कोर्स करेक्शन के लिए बहुत बड़ा जिगरा दिखाना पड़ेगा, कदम वापस पीछे लेने पड़ेंगे, और किसी और को इतना एम्पावर करना पड़ेगा कि अब हम हैं ही नहीं, अब जो है सो ये वही है। ये तो लंबे समय से दिखा ही नहीं है कभी कि जब से तभी मैं कह रहा हूं ना कि मुझे उम्मीद कम है। बिहार में चूंकि जहां एक गलती मैं देख पा रहा हूं, आप उसको करेक्ट करिएगा अगर मैं रॉन्ग हूं तो, इन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वोट चोरी वाला पूरा मुद्दा उठाया, और जब उस वोट चोरी के अधिकार यात्रा ने पीक पे आना शुरू किया, जब लोग उनके साथ जुड़ना शुरू हुए, उस मुद्दे से कनेक्ट करना शुरू हुए, तो राहुल गांधी वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली ही नहीं आ गए, बाहर चले गए। बल्कि एक नेता, जस्ट इमेजिन कि एक नेता अमित शाह, क्या वो हाड़ मास का पुतला नहीं है? बिल्कुल है। क्या वो तुम्हारे और मेरी तरह इंसान नहीं है? बिल्कुल है। 2014 से लेके अब तक वो व्यक्ति किसी विदेश यात्रा पे गया ही नहीं। ये भरे चुनाव में आप कोलंबिया चले जाएंगे फॉर वॉट एवर रीजन। एक तो भरे चुनाव में कौन कहता है आपको कि किसकी ये स्ट्रेटजी होती है कि जाकर के कोलंबिया में स्टूडेंट्स को या डायस्पोरा को आप एड्रेस करिए इन वॉट एवर फॉर्मेट। उसके बाद आप पंचमढ़ी चले जाएंगे, कहा जाएगा कांग्रेस की मीटिंग, और सफारीज में नजर आएंगे। ये क्या है? आप अगर दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, नहीं लीडर का वो तरीका है, दैट डज नॉट मीन ही इज नॉट सीरियस। अरे भाई, आप जिस पृष्ठभूमि में हैं, जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस देश में आप इतने बड़े नेता हैं प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के, वहां लोग आपसे कुछ समयों पर कुछ चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते।
यू आर नॉट लिविंग इन लंदन और न्यूयॉर्क। आप उन सभ्यताओं में अभी नहीं रह रहे हैं जहां पर ये नॉर्मल है। आप उस सभ्यता में रह रहे हैं जहां जब ऐसा कट थ्रोट कंपटीशन हो कि कुछ लोग आकर के अगर आपको सही तस्वीर दिखाते रहे होंगे तो ये समझाते होंगे कि डगर इस बार बहुत कठिन होने वाली, कहीं ऐसा ना हम सिंगल डिजिट्स में सिमट के रह जाएं। तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए था कि जिस तरह से अमित शाह ने वहाँ जाकर के झंडे गाड़ दिए, वहाँ से हिल ही नहीं रहे, उससे ज़्यादा वक्त मैं गुजारूंगा, अपने लोगों के बीच में जाऊँगा, उनको मोटिवेट करूँगा और ये इंश्योर करूँगा कि हमारे लोग बूथ बूथ जाएँ। और लोगों, ये जो प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश से शुरू किया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत या जो भी, आप देखिए क्या फिनोमिनल कार्यक्रम है। इस तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी लग कहाँ रही है? कहाँ 3, 4, 5 साल वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? मेरा बूथ सबसे मजबूत हुआ, पन्ना प्रमुख बने, उप पन्ना प्रमुख बने, हर चीज तो कर ही चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ये लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। अगर ये 3, 4, 5 साल लगाए, मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये लोग हार का जो शोक मना रहे होंगे, बीजेपी जश्न नहीं मना रही होगी, बल्कि बंगाल चुनाव की तैयारियों को लेकर के बैठक शुरू हो गई होगी इनकी। देखिए मेरे अविनाश, आप जानते हैं मेरे ब्यूरो में तो मेरे अंडर में कुछ रिपोर्टर्स हैं। मैं रोज देखता हूँ वो ये स्टोरी आइडियाज देते हैं। उनके स्टोरी आइडियाज में होता है कि बंगाल के लिए कौन सा टैगलाइन तय हुआ है, बंगाल के लिए स्ट्रेटजी मीटिंग्स कब हो रही हैं, बंगाल के लिए कितने ऑब्जर्वर्स ऑलरेडी नियुक्त किए जा चुके हैं। तो ये सब बीजेपी की तरफ से आ रहा होगा, कांग्रेस की तरफ से कोई फीड नहीं आ रही होगी आपके पास? कांग्रेस तो आप देखिए, अधीर रंजन चौधरी अब पार्टी के अध्यक्ष तक नहीं रहे। पार्टी में है कि नहीं है ये भी क्लियर नहीं है। आप मुझे बताओ ना कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम क्या है? सही बात है। मैं आपको ये प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टी ऐसे डिसहरे हो गई है, इस तरह से काम कर रही है कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई इंट्रोस्पेक्शन करके, कोई वो जो समुद्र मंथन करके कुछ इसमें से निकलेगा। कर दें तो बेहतर। ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, सभी को लगता है, सभी लोग, हम लोग कई बार न्यूज़ रूम में डिस्कशन करते हैं तो ये चर्चा ज़रूर होती है कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है अगर एक कांग्रेस जैसी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी मजबूत हो। अगर ऐसा हो तो पैन इंडिया इम्पैक्ट तो इसी पार्टी का है। अगर ऑपोजिशन की बात करें तो बाकी तो कोई दूसरी पार्टी दिखती नहीं है। बीजेपी कांग्रेस कोई भी अलायंसेज होते हैं, लीड तो यही दोनों लोग करते हैं। और ऐसी दुर्गति हो जाएगी, और आज का नतीजा जिस तरह का आया है उसके बाद तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को रात में नींद नहीं आनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि अब हम आगे जाकर क्या करें। वो पार्टी 23 सांसद थे आरजेडी के, यूपीए लेफ्ट सरकार में, मैं आपको बता रहा हूँ। ही लालू यादव का रुतबा पैरेलल प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं था। कैबिनेट के एजेंडा वो तय करते थे, भले ही सरदार जी प्राइम मिनिस्टर हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज देखिए क्या हालत होगी। चिराग पासवान 19-20 एमएलए ले आ सकते हैं और उनसे बहुत ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ पाई है आरजेडी। ये हालत हो गई। 24 तो चाहिए ना आपको विधायक, वो 24 के ही आसपास सिमटते हुए नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव, उनके भाई जो खुद चुनाव हार चुके हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, और जैसा कि आशीष जी को सुना आपने कि कोर्स करेक्शन फिलवक्त करती हुई नजर नहीं आ रही है कांग्रेस। और शायद आज के नतीजे देख करके भी अगर कांग्रेस के नेताओं को नींद आ जाएगी, अच्छी नींद आएगी, तो फिर तो उनका मालिक कौन है ये हम भी नहीं तय कर सकते। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।